हेलो फ्रेंड्स। या आज हम थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, थोड़ी बारिश वगैरह हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा आज एक बाहर सेटअप ज़रा लगाया जाए। तो आज जो है हमने जो देखा, जो पिछला जो हमारा लाइपोमा का जो टॉपिक था उसमें हमने एक ट्यूमर वर्ड की बात की थी और वहाँ हमने एक लिखा था कि ट्यूमर इज़ नॉट इक्वल टू अ कैंसर। तो एक क्वेश्चन कभी कभार राइज होता है कि 3 वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में कभी ना कभी एज अ मेडिकल हमने सुने ही होते हैं। एक होता है ट्यूमर, एक होता है नियोप्लाज्म, शायद कम लोगों ने वर्ड सुना हो नियोप्लाज्म, और तीसरा जो एक वर्ड है वो है हमारा होता है कैंसर। और कैंसर वर्ड जो है वो सब लोगों को पता है कि मतलब क्या होता है। अब ये तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो हमको जो है इनका एक क्लियर एक आइडिया हमें होना चाहिए ताकि हमारे जो मतलब जो टर्म्स जब भी डिस्कस किए जाएं तो हम उसका कितना मीनिंग जो है उसको इम्पार्ट करना वो हमें पता चले। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड ट्यूमर से। ट्यूमर का जो डेफिनेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एक ये फ़ायदा भी आपको होगा कि आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी जो है वो आपको आइडिया लग जाएगा और पूरी डेफिनेशन जो है वो हम बता देंगे बिट बाय बिट, तो इट विल बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। आपको समझना जो है वो बहुत ही आसान रहेगा। ट्यूमर की डेफिनेशन पूरी जो है वो 3 भागों में है। पहला भाग है इट्स एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू जो है मतलब जो आप कहेंगे जो जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो सेल्स का जो पूरा ग्रुप है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, वो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है। टिश्यू का एबनॉर्मल मास विच ग्रोज अनरेगुलेटेड एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ द नॉर्मल काउंटर पार्ट। ओके, मतलब कि ट्यूमर मतलब कि वो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ग्रो होता है, लेकिन उस ऑर्गन की ग्रोथ से उसका ग्रोथ अलग होता है। मतलब जैसे कि हम कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर इतनी साइज़ का जो है हमारा एक ऑर्गन है, उसके अंदर इतना छोटा सा जो है वो एक ट्यूमर, मतलब ट्यूमर आप जो भी कहें, जो वो सेल का एक ग्रुप है। अब इस ऑर्गन की मान लो साइज़ डबल होती है और इस जो है इसकी भी साइज़ अगर डबल होती है तो ये ट्यूमर नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्यूमर। सो ट्यूमर की डेफिनेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो जिस भी टिश्यू या जिस भी ऑर्गन के अंदर है, उस ऑर्गन की जिस हिसाब से साइज़ बढ़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से उसकी जो है वो साइज़ बढ़नी चाहिए। सो इट्स ग्रोथ शुड बी अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ द नॉर्मल काउंटर पार्ट, यानी कि वो जहाँ पे वो सेल लाई करते हैं, जहाँ पे वो सेल होते हैं, उस आसपास के जो सेलों का जो ग्रोथ रेट है उससे उसका ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, अनकोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, उससे उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट इसकी डेफिनेशन का है कि इट शुड कंटिन्यू टू डू like that even after the cessation of the stimuli which has evoked the change। और बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई है पर खैर वी विल कंटिन्यू। मीन्स कि या हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी बारिश ज़्यादा हो रही थी तो फिर साउंड बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा था तो फिर हम यहाँ कमरे में आके कर रहे हैं। तो या हम वी आर सीइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर, जिसके 2 पार्ट हमने देख लिए थे। और तीसरा पार्ट जो है कि इट परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ द स्टिमुलाई विच हैज़ इवोक द चेंज। मतलब कि जिस वजह से ये जो ट्यूमर हुआ है उस वजह को भी अगर हटा दिया जाए तो भी उसका बढ़ना तो चालू ही रहेगा। बहुत सीधा सा एग्जांपल है, मान लो तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है। अब कोई व्यक्ति बोले कि सर मैं आज तंबाकू बंद कर देता हूँ, तो क्या सर ये मेरा मुंह का कैंसर चला जाएगा? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिस वजह से वो ट्यूमर हुआ है वो वजह भी अगर हम हटा दें तो भी उस गांठ का तो बढ़ना चालू ही रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अ थर्ड पार्ट ऑफ डेफिनेशन। सो तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। इट्स एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, दूसरा द ग्रोथ ऑफ विच इज़ अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनरेगुलेटेड with that of the normal counterpart, and third it persists in the same excessive manner even after the cessation of the stimuli which has evoked the change। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक जो फुलफिल करे उस गांठ को हम ट्यूमर एज अ स्टैम्प करते हैं। ट्यूमर इज इक्वल टू नियोप्लाज्म। ट्यूमर जो है एक रिलेटिवली सामान्य भाषा का शब्द आप कह सकते हैं, जबकि ये जो है नियोप्लाज्म इज़ मोर ऑफ अ साइंटिफिक वर्ड।
तो ये फ़र्क है, बाकी ट्यूमर इज़ इक्वल टू नियोप्लाज्म। अब ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अगर हम उसको सादी भाषा में कहना चाहें तो एक होती है सादी गांठ और एक होती है खराब गांठ या कैंसर की गांठ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट इज़ इक्वल टू कैंसर, हम ऐसा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये मतलब ऐसा क्यों होता है। कुछ जो होती हैं ये गांठें जो हमने बताया ट्यूमर, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो अपने कन्फाइंड स्पेस में ही रहते हैं और उसकी एक पर्टिकुलर कैप्सूल होती है, मतलब कि वो अपने आप को एक शेल या कैप्सूल के अंदर जो है अपने आप को समेट के रखते हैं। वो उससे आगे हाँ साइज़ बढ़ती है लेकिन वो कैप्सूल भी साथ साथ में बढ़ता है, मतलब कि वो आसपास की टिश्यू को एनक्रोच करें, उसको पकड़ लें और उसके सेल्स जो हैं वहाँ से निकल के पूरे शरीर में फैलें और फिर वहाँ पे भी गांठें बनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत जो होती है वो है हमारी बिनाइन ट्यूमर्स की। तो दैट्स वाई जब भी बिनाइन ट्यूमर आपके शरीर में होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको एक छोटा सा चेका रख के जहाँ भी पार्ट है वहाँ से चेका रख के उसे हम निकाल दें, दैट इज़ अ सिंपल ट्रीटमेंट। मैलिग्नेंट जो कि क्या है कि वो कैंसर, मैंने बताया जैसे मैलिग्नेंट इज इक्वल टू कैंसर। मैलिग्नेंट मतलब कैसा कि ट्यूमर जो है वो आसपास की टिश्यू का एनक्रोच करता है, वो सब जगह फैलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है बिनाइन और मैलिग्नेंट के अंदर। अब ये सवाल भी होता है कि कोई मतलब क्या सब कैंसर शुरू से बिनाइन होते हैं और फिर बाद में कुछ कैंसर मैलिग्नेंट हो जाते हैं? जनरली ऐसा नहीं होता। कैंसर जब हमें डिटेक्ट होता है, देखो अब हम तो तभी पता लगा पाएंगे जब डिटेक्ट होगा, तो जब कैंसर डिटेक्ट होता है ना तभी वो कंफर्म होता है कि या तो वो बिनाइन है या तो वो मैलिग्नेंट है। मतलब कुछ कैंसर पैदा ही होते हैं डायरेक्ट एज ए बिनाइन और कुछ कैंसर पैदा ही होते हैं डायरेक्ट एज अ मैलिग्नेंट। ऐसा जनरली नहीं होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता कि पहले वो बिनाइन था और बाद में फिर वो मैलिग्नेंट बन गया। ऐसा जनरली नहीं होता कि भाई ये गांठ अभी इतनी है, अभी और बढ़ेगी तो फैल जाएगी, वो जनरली नहीं होता। अब ऐसा एक्चुअली लोगों में परसेप्शन होता है। अब आप जैसे कि देखेंगे कि डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गांठ है, ये कैंसर अभी ऑपरेशन करवा लो वरना सब जगह ये कैंसर फैल जाएगा। वो बात और है, उसका बिनाइन और मैलिग्नेंट से लेना देना नहीं है। देखो बिनाइन बिनाइन कैंसर जो है वो वहीं का वहीं रहता है, वो कभी भी पूरे बॉडी में नहीं फैलता। अब ये जो डॉक्टर, अब जो मुंह के कैंसर फॉर एग्जांपल हम बात करें, कि बात बिल्कुल सही है कि अगर ये मुंह का कैंसर अगर इतना है और हमने स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं ना, स्टेज 1 या 2, उसमें अगर हमने ऑपरेशन करवा के उस गांठ को निकलवा लिया तो बहुत ही अच्छा। अगर हम उसमें देर करेंगे तो वो कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये पहले का एक तरीके से थोड़ा नैरेटिव है। अभी कैसा है कि ये गांठ यहाँ पे है तो इसके जो ये गांठ शुरू से ही मैलिग्नेंट है, ऐसा नहीं है कि ये गांठ बिनाइन है। ये गांठ जो मुंह में जो कैंसर हो रहा है वो शुरू से ही मैलिग्नेंट है, लेकिन आपको दूसरी कहीं जगहों पे वो दिख नहीं रहा है क्योंकि दूसरी जगहों पे सेल इतनी कम मात्रा में हैं कि वो अभी तक बढ़ के ग्रो नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ पे गांठ थी, अब ये गांठ धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसके सेल भी जो हैं वो पूरे शरीर में फैल रहे हैं, लेकिन चूंकि गांठ की साइज़ इतनी ही है तो वो अभी उतना ज़्यादा उसके जो सेल्स हैं, उसके जो कोश हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं फैल पा रहे हैं। और इसकी वजह से जो है कि वहाँ दूसरी जगहों पे हमें कैंसर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन सेल तो हैं बॉडी में। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई अभी ये गांठ इतनी है, दूसरी जगह पे फैली नहीं है। एक्चुअल में वहाँ पे सेल होते ही हैं, ग्रो नहीं हुए हैं। हाँ, फिर एक टाइम के बाद जब ये गांठ और बढ़ेगी तो दूसरी जगहों पे, अब ये गांठ जैसे बढ़ रही है तो इसके जो कोश हैं जो मेटास्टेसिस होके, मतलब जो इस जगह से बॉडी में कोई दूसरी जगह पे जाके इम्प्लांट हो गए हैं और वहाँ पे भी वो ग्रो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फिर ये मतलब टाइम बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पे भी जो सेल्स रहे हैं उसकी साइज़ भी बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे फिर जो है वो डिटेक्शन होने लगता है। सोनोग्राफी करवाएंगे तो पता चलेगा पेट के लीवर में फैल चुकी है, सीटी स्कैन करवाएंगे तो पता चलेगा फेफड़ों के अंदर फैल चुकी है। मतलब वो थी तो पहले से, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रही थी। डिटेक्ट चूँकि सबसे ज़्यादा जो कैंसर सेल हैं वो यहीं पे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें यही दिखने वाला है। मतलब कोई भी कैंसर जो है वो
शुरू से ही बिनाइन होता है या तो शुरू से ही मैलिग्नेंट होता है। शुरू से ही जो कैंसर मैलिग्नेंट होता है वो एक्चुअली उसकी प्राइमरी साइट पे ही हमें दिखता है, दूसरी साइटों पे जो है वो जनरली हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अभी उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाया। मैं अगर आपको एक रफ और फेयर अगर एक आइडिया दूं तो लगभग 1 सेंटीमीटर की गांठ पहुंचने में सामान्यतः है 2 से 3 साल लग जाते हैं शुरू में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 सेंटीमीटर उसको जो टाइम लग जाता है वो 2 से 3 साल लग जाता है। इतना तो मिनिमम चाहिए होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, वो एक अलग स्टोरी है। पर कहने की बात यह है कि मतलब हमें जो परसीव होता है कि पहले ये गांठ यहाँ पे थी फिर फैली, ऐसा वो शुरू से ही फैली हुई थी, हमें सिर्फ दिख नहीं रही थी। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब कुछ जो बिनाइन, अब कैसे पता चले? अब जैसे नाम से, जैसे लाइपोमा हमने देखा तो उसके पीछे ओ एम ए आ रहा है, ओमा। लाइपो यानी कि फैट और ओमा यानी कि बिनाइन ट्यूमर, यानी कि फैट सेल का बिनाइन ट्यूमर को हम कहेंगे लाइपोमा। इसी प्रकार हिमेंजियोमा यानी कि ब्लड वेसल्स जो है, हिमेंजियो मतलब ब्लड वेसल और ओमा मतलब कि ट्यूमर, तो हिमेंजियोमा मतलब ब्लड वेसल्स का ट्यूमर। इसी प्रकार होता है न्यूरोफाइब्रोमा यानी कि नर्व फाइबर्स जो हैं उसका ओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर, यानी नर्व फाइबर्स का बिनाइन ट्यूमर न्यूरोफाइब्रोमा। तो इस तरीके से इन सब का जो है वो नामकरण किया जाता है। पीछे हमेशा ओमा लगा होता है और आगे वो पर्टिकुलर जो भी टिश्यू है उसका पार्ट रहता है। तो इस तरीके से इसका नामकरण होता है। तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ट्यूमर है। लेकिन कुछ जो नाम है वो मिसनोमर भी हैं, मतलब कि अब वो जो नाम है वो पड़ गए हैं। अब पड़ गए मतलब कैसे? अब जैसे कि एक नाम है हेपेटोमा। हेपेटोमा एक्चुअली मिसनोमर है, उसका सही नाम है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा चूँकि बोलने में बहुत बड़ा नाम है इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया है हेपेटोमा। लेकिन हेपेटोमा नाम से हमें ये लगता है कि हेपेटो यानी कि लीवर और ओमा यानी कि जो है वो बिनाइन ट्यूमर, तो ये बिनाइन ट्यूमर ऑफ लीवर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हेपेटोमा एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये जो है हमें हिपेटोमा एक मिसनोमर है। दूसरा एक मिसनोमर है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। जैसे मेलेनोमा लिखा है तो मेलेनोसाइट जो हमारे स्किन में जो होते हैं, जो हमारी स्किन को कलर देते हैं, गोरे लोग होते हैं उसमें मेलेनोसाइट कम होते हैं इसलिए उनकी त्वचा गोरी होती है, और जैसे जैसे मेलेनोसाइट बढ़ते जाते हैं वैसे त्वचा जो है वो काली काली होती जाती है। तो वो मेलेनोसाइट का जो ट्यूमर है उसको हम कहेंगे मेलेनोमा। तो नाम ये लगता है कि मेलेनोसाइट का बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि पीछे ओमा लगा है, पर ऐसा नहीं है। वो मेलेनोमा इज़ ऑलवेज मैलिग्नेंट। मेलेनोमा जैसी कोई चीज़ बिनाइन होती ही नहीं है, इसलिए उसके नाम के आगे हमने लगा दिया है मेलिग्नेंट मेलेनोमा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बिनाइन मेलेनोमा होता होगा, नहीं। मेलेनोमा इज़ इक्वल टू मैलिग्नेंट मेलेनोमा तो ये जो कुछ जो मिसनोमर्स हैं वो हमें याद रखने चाहिए। तो मेलेनोमा इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, हेपेटोमा इज़ ऑल्सो अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जिसका नाम जो है वो मतलब कि कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं कि अब मैं जैसे कि आपको बताऊं कि ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड सेल का कैंसर। सिंपल, हम अगर शादी भाषा में अगर हम बात करें तो ब्लड में जो लिम्फोसाइट हैं, जो मोनोसाइट हैं और जितने भी प्रकार के ब्लड में जो सेल्स हैं, उन सेल्स का जब ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो उसको ब्लड कैंसर, जिसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, वो ब्लड कैंसर इज़ इक्वल टू ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं खास करके जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं हमारे, ठीक है, वो जो फाइट करने वाले सेल्स हैं उनका जब कैंसर हो जाता है, मतलब उनका जब ट्यूमर हो जाता है एक तरीके से आप कहें, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब आप देखिए कि ब्लड तो पूरे शरीर में ही फैला हुआ है, कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ ब्लड ना हो। तो ब्लड का जो भी ट्यूमर होगा ल्यूकेमिया, वो बिनाइन कैसे हो सकता है? तो ल्यूकेमिया कैन नेवर बी बिनाइन। ओके, ल्यूकेमिया हमेशा मैलिग्नेंट ही होगा। तो कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं ल्यूकेमिया, मतलब कि उसमें बिनाइन संभव ही नहीं है, मतलब कैसे संभव है? ठीक है, तो कुछ कैंसर्स जो हैं वो, मतलब कुछ जो ट्यूमर्स हैं वो इस प्रकार के भी हमारे होते हैं। तो ये और फिर अब जो जैसे मैंने बताया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो फैलता है। अब वो फैलता तो कैसे फैलता है?
जनरली वो डायरेक्ट स्प्रेड करता है, मतलब आसपास की टिश्यू को सीधा एनक्रॉच कर ले। दूसरा तरीका उसके पास है लिम्फेटिक्स। हमारे शरीर में जो लसिका ग्रंथि जो होती है, लसिका पूरा जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, उसके थ्रू वो जो है वो ज़्यादा फैलते हैं। फिर ब्लड के थ्रू भी जो है वो डायरेक्ट फैल सकते हैं। दूसरे भी कुछ एक दो तरीके हैं, ट्रांससिलोमिक स्प्रेड और वो सब, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मेडिकल डिटेल में हो जाएगा, वो अभी हमें इसलिए समझना उतना आवश्यक नहीं है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट जो है वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब कुछ ट्यूमर ऐसे भी हैं जिसमें मतलब साइज़ का भी क्राइटेरिया है। अब जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, जहाँ से हमारे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनालिन, ये सब जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उस ग्लैंड का अगर कोई ट्यूमर हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अब अगेन ये फियोक्रोमोसाइटोमा, ओमा लिखा है इसलिए हमें लगेगा कि ये बिनाइन है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। फियोक्रोमोसाइटोमा में थोड़ा अजीब सा क्राइटेरिया है। अगर उसकी साइज़ कम हो, ठीक है, अगर उसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है और बॉडी में कहीं भी मेटास्टेसिस, मतलब बॉडी में कहीं भी उसका फैलना हमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम बिनाइन स्टैम्प करेंगे, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है और हमें पता चल गया कि भाई फलानी जगह पे ये मेटास्टेसिस हो रखा है, हमने सीटी स्कैन या जो भी हमने करवाया, हमें पता चले कि ये फैल चुका है, तो उसको हम मैलिग्नेंट नाम दे देंगे। और अगर उसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो और कहीं फैला भी ना हो, तो भी हम उसको मैलिग्नेंट स्टैम्प कर देते हैं। तो ऐसे कुछ जो हैं एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे यही है कि बिनाइन ट्यूमर जो है वो फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है, लेकिन वो शुरू से ही फैला हुआ होता है, हमें बाद में पता चलता है, इसलिए हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि पहले कैंसर यहाँ था, बाद में ये यहाँ पे फैल गया। बाकी ये शुरू से ही जो है दोनों डिस्टिंक्टिव होते हैं। कुछ बहुत कम कैंसर ऐसे होते हैं कि जो पहले बिनाइन हो, बाद में मैलिग्नेंट बने। जैसे मैंने बताया लाइपोमा, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, लाइपोमा बहुत ही कम केस में इट कैन टर्न इनटू लाइपोसार्कोमा। तो ऐसा कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल होते हैं। बाकी ज़्यादातर शुरू से ही कैंसर या तो बिनाइन होगा या शुरू से ही वो जो है वो मैलिग्नेंट होगा। थैंक यू।